नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के बेगूसराय में पत्रकार अजीत अंजुम पर सांप्रदायिक तनाव और सरकारी काम में दखल देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अंजुम ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और एफआईआर की स्क्रीनशॉट दिखाकर साफ किया कि वो बेगुनाह है। उन्होंने बिहार की मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसमें अधिकारियों ने बिना लोगों की जानकारी के फॉर्म भरे और साइन किए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी अंजुम का खुलकर साथ दिया है और सरकार व चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं, बताते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। अब ये मामला काफी गर्माता जा रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहा है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ शिकोहपुर के एक जमीन सौदे में चार्जशीट दायर की है। ईडी का आरोप है कि 2008 में खरीदी गई 3.5 एकड़ जमीन के बाद एक डीएलएफ को बेचकर गैरकानूनी फायदा कमाया गया था। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। चार्जशीट में वाड्रा के अलावा कुछ और लोगों और कंपनियों के नाम भी हैं, जिन्हें फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये मामला 2018 में शुरू हुआ था, जब हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वाड्रा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अब मामला अदालत में है और अगली सुनवाई जल्द होने वाली है। वाड्रा को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 हादसे पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने नाराजगी जताई है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद कर दिए, जिससे विमान क्रैश हो गया और 260 लोगों की जान चली गई। FIP ने इसे बिना सबूत और गैर जिम्मेदार रिपोर्ट बताया। शुरुआत जांच में ये साफ नहीं हुआ है कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए थे या तकनीकी गड़बड़ी थी। पायलट यूनियन ने जांच में अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। एयर इंडिया और ALPA इंडिया ने भी निष्पक्ष जांच की अपील की है। हादसे से कुछ घंटे पहले भी इस विमान में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अब चल रही है। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुई विजय रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहा गया है कि ये रैली आरसीबी ने अपनी तरफ से ही आयोजित कर दी। पुलिस या प्रशासन से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। हाईकोर्ट के कहने पर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। सरकार चाहती थी कि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने 3 जून को यानी IPL जीतने के दिन पुलिस को बस सूचना दी थी कि शायद विजय रैली होगी, लेकिन ये सिर्फ बताने जैसा था। कानूनी तौर पर अनुमति मांगना नहीं था। कानून के अनुसार ऐसी बड़ी किसी भी रैली या इवेंट के लिए कम से कम 7 दिन पहले पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होता है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आयोजकों ने इवेंट के लिए जरूरी फॉर्म या दस्तावेज भी नहीं भरे थे। ना ही उन्होंने ये बताया कि कितने लोग आ सकते हैं, क्या क्या इंतजाम होंगे और अगर टीम हार भी जाती तो क्या होता। इस वजह से पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी। खास तौर पर कबन पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा कि जानकारी अधूरी होने की वजह से अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसके बावजूद आरसीबी ने बिना पुलिस से सलाह लिए अगले दिन सुबह 7 बजे अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी और लिखा कि जनता के लिए फ्री एंट्री है और सभी लोग विजय रैली में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग की चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन यानी कि SIR में सिर्फ 1% वोटर्स नाम भी हटा दिए गए तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से लगभग 35 सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने SIR को भारतीय जनता पार्टी की चाल बताया, जिसका मकसद 2020 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इरादा 4 से 5% मतदाताओं को वोट देने से रोकना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 7.9 लाख वोट हटने से हर सीट पर औसतन 3,251 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। 2020 के चुनाव में 35 सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 1% से कम या 3,000 वोट से कम था और 52 सीटें ऐसी थीं जहां अंतर 5,000 वोट से कम था। बीजेपी इस SIR के जरिए ऐसी सीटों को निशाना बना रही है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर इस चाल का पर्दाफाश करेंगे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीबी था। करीब 8% सीटों पर जीत का अंतर 1% से कम था और 20% सीट पर अंतर 2.5% से कम था।
एनडीए ने 21 ऐसी सीटें जीती जहां पर अंतर 2.5% से कम था और विपक्ष ने 22 ऐसी सीटें जीती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की है कि 1 अगस्त से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि जुलाई महीने के बिल से ही 125 यूनिट तक की बिजली का पैसा नहीं देना होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे राज्य के 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर और नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है जब इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार को व्हाट्सएप स्टेटस में मराठी समुदाय का अपमान करना भारी पड़ गया। दुकानदार ने लिखा था कि राजस्थानी का पावर देख लिया, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इससे नाराज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में घुसकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार्यकर्ता दुकानदार से माफी मंगवाते दिखे, जिसमें वो कान पकड़कर माफी मांगता है। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने कहा कि मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है। जून में मीरा रोड पर भी ऐसी ही घटना हुई थी। हालांकि अब तक विक्रोली मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन मारपीट गलत है। एनसीईआरटी ने मुगल काल के इतिहास के बदलाव वाले मामले में सफाई दी है कि कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब का मकसद छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, न कि किसी शासक या समुदाय को बदनाम करना। किताब में मुगल और दिल्ली सल्तनत काल को एक नए ढंग से पेश किया गया है। बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक सच्चाई कहा। किताब में टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे नाम हटाए गए हैं, जबकि मराठों, राजपूतों और सिखों के प्रतिरोध का शामिल किया गया है। नई किताब में एआई, गगनयान और वैज्ञानिक विरासत जैसे आधुनिक विषय भी जोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बने विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ऐसे समय में आया है ये फैसला जब इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये याचिका लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। दरअसल यूपी सरकार ने 2024 में अवैध धर्मांतरण के कानून संशोधन पर कुछ नए क्लॉज जोड़े थे। इनमें धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से अलग धर्म की महिला से शादी को लव जिहाद माना गया है। इस कानून के तहत आरोपी पाए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है। इस कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गया है। इनकी आड़ में किसी को धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जा सकता है। साथ ही याचिका में ये भी मांग की गई है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोई कार्रवाई न करे। अमेरिका में 17 जुलाई को देशव्यापी गुड ट्रबल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इन प्रदर्शनों में दिवंगत कांग्रेसी जॉन लुइस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों का विरोध करना है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन होंगे, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना है। ये विरोध प्रदर्शन जॉन लुइस की 5वीं पुण्यतिथि पर हो रहे हैं। जॉन लुइस ने कांग्रेस में 17 बार सेवा की थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वे अक्सर शांतिपूर्ण विरोध के जरिए गुड ट्रबल करने की बात करते थे। आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के विरोध में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.